वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिल रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है वो फंजाई का टॉपिक है और फंजाई बॉटनी के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। तो एस्परजिलस की हम लोग आज लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। लाइफ हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले इसकी कुछ जनरल चीज़ें जान लेते हैं। तो एस्परजिलस जो होता है वो एक फंगस है और ये इन्वायरमेंट में लगभग हर जगह पाया जाता है। इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये जनरली ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट स्पेसीज को शो करते हैं, जैसे ब्लैक कलर इस एस्परजिलस नाइजर को शो करता है और ग्रीन कलर एस्परजिलस फ्लेवस को शो करता है। और क्या कहते हैं, एस्परजिलस कैंडिडस जो होता है वो शो करता है इसके वाइट कलर को। तो इसके अलग अलग कलर इसकी स्पेसीज को शो करते हैं। अब इस आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में इसका जो किंगडम है वो माइकोटा है और माइकोटा को भी फंजाई भी कहा जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। डिवीजन जो है एस्कोमाइकोटा है, सब डिवीजन जो है एस्कोमाइकोटिना है। ये इंपॉर्टेंट है लिखना दोस्तों। ऑर्डर जो है वो यूरोटियल्स है, फैमिली इसकी ट्राइकोमोनोस है और जो जीनस है वो इसका एस्परजिलस है, जिसे हमें डिस्कस करना है। तो एस्परजिलस जो है वो एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, तो इसलिए इसकी जो प्लांट बॉडी या फिर इसकी जो बॉडी होगी वो वेल डेवलप्ड होगी, वेल ब्रांच्ड होगी। इसका जो हाइफी होगा या माइसिलियम जो होगा इसका वेल ब्रांच्ड होगा। और क्या होगा, सेप्टेट कंडीशन होगी। दोस्तों यहाँ पे सिनोसिटिक और एसेप्टेट कंडीशन नहीं पाई जाएगी, क्योंकि सिनोसिटिक कंडीशन जो होती है वो पाई जाती है लोअर फंजाई में। और लोअर फंजाई जैसे कि जाइगोमाइकोटिना के जो मेंबर है, जैसे फाइटोप्थोरा है, एल्बिगो है और इसके जो अलग अलग मेंबर है जाइगोटिना के, उसमें एसेप्टेट कंडीशन और सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है। लेकिन एस्कोमाइकोटिना या इससे आगे के जो भी मेंबर हैं, एस्कोमाइकोटिना, बेस्टियोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना, जो भी आगे के मेंबर्स हैं, उनमें क्या होगा, यहाँ पे जो हाइफी होंगी या माइसिलियम जो होगा वो सेप्टेट होगा और यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन नहीं पाई जाएगी। सिनोसिटिक कंडीशन केवल जाइगोमाइकोटिना में पाई जाएगी। दोस्तों ये चीज़ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, ये सिस्टमैटिक पोजीशन कह सकते हैं आप। तो इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो माइसिलियम इसके जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रांच होते हैं, इसमें ब्रांच होती हैं, ब्रांच्ड माइसिलियम होते हैं इसके। ये ब्रांच जो होते हैं ये भी सेप्टेट होती हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ब्रांच जो होंगी वो सेप्टेट नहीं होगी। इसकी जो भी ये हाइफी है, ये माइसिलियम है, ये सेप्टेट है और इसकी जो भी क्या कहते हैं ब्रांच है ये भी सेप्टेट है। तो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब ये इसकी जो क्या कहते हैं एस्परजिलस होता है, ये कहीं भी इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर सकता है। तो ये शो करता है कि ये कैसा है, ये एक सैप्रोफिटिक है। और सैप्रोफिटिक कैसा है, सैप्रोफिटिक ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का मतलब ट्रू सैप्रोफाइट है ये। दोस्तों ये कुछ डिसीज़ भी कॉज करता है, जिससे हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसके डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम लोग इसका क्या डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि मेन और इम्पॉर्टेंट है। इसके लाइफ साइकिल में, लाइफ हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होता है। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि एल्जी हो गया, फंजाई हो गया, ये सब, या फिर मोनेरा प्रोटिस्टा में चले जाएं हम किंगडम में, लोअर किंगडम में, या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो जब कंडीशन फेवरेबल रहेगी तो वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल टाइप का होगा। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के फॉर्मेशन से होता है। अब दोस्तों कोनिडिया का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है और सारे जनरा से, पेजाइजा और स्फेरोथीका इन सब से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है इसका प्रोसेस कोनिडिया का फॉर्मेशन का। कोनिडियोफोर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक बार ध्यान से समझिएगा। ये एक अकेला है जिसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका कोनिडियोफोर जो है वो कुछ स्पेशलिटी के साथ है, तो देखते हैं क्या है इसमें स्पेशल। दोस्तों कुछ हाइफी जो होंगी, जो कुछ ओल्ड हाइफी होंगी जो मैच्योर हो चुकी हैं, वो इरेक्ट हो जाएंगी, वो बिल्कुल सीधा ग्रो करेंगी, अपवर्ड ग्रो करेंगी और वो बनाएंगी क्या, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर जो होता है वो उसमें फूट सेल्स पाई जाती हैं, फूट सेल, उसके बेस पे फूट सेल पाई जाती हैं। तो मान लीजिए कुछ हाइफी यहाँ पे ग्रो की हुई है, ये इन्हीं में से कोई एक या फिर कई सारी हर एक इंडिविजुअल में कोनिडियोफोर बनाएंगी। हर एक हाइफी जो होगी वो इंडिविजुअली एक कोनिडियोफोर को बनाएगी। तो क्या होगा, कोई एक हाइफी इसमें से, मैं एक को लेकर चल रहा हूँ, बनेंगे तो कई सारी लेकिन यहाँ पे मैं एक ही शो करूँगा। क्या होगा कि जो हाइफी होगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी और अपवर्ड ग्रो करेगी, बिल्कुल सीधा हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड होकर सीधा हो जाएगी। यहाँ पे इसके फूट सेल्स होंगी। उसके बाद क्या होगा, ये सीधा ग्रो करेगी, इरेक्ट ग्रो करेगी और इसमें जो टिप होगी, इसकी जो टिप है ये बाद में ट्रांसफॉर्म होगी, जब इसका एक सर्टेन स्टेज तक इसकी ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, इसकी जो टिप है वो बल्बस स्ट्रक्चर में आ जाएगी या ग्लोबोस स्ट्रक्चर में आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं वेसाइकिल। इसे हम कहेंगे वेसाइकिल। जब ये ग्लोबोस स्ट्रक्चर में आ गई दोस्तों, ये कहलाएगी वेसाइकिल। अब इस वेसाइकिल के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फिर से ग्रो करेगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स में ग्रो करेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है, ये इनका जो नेचर है वो कोनिडियोजेनस है, यानी कि यहाँ से कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों देखिए, हम लोग पिछले जनरा में एस्कोमाइकोटिना के जो भी मेंबर्स पढ़ा हम लोगों ने, उसमें क्या देखा कि कोनिडियोफोर जो है वो क्लब शेप्ड है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ जो कोनिडियोफोर है एस्परजिलस के केस में ये थोड़ा सा स्पेशलिटी के साथ है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है इसके साथ, यानी कि इसमें एक तो स्पेसिफिक चीज़ है वेसाइकिल इसकी, जो कि बल्बस है, जो इसकी टिप पे बल्बस स्ट्रक्चर को लिए हुए है। उसके बाद इस वेसाइकिल के ऊपर फिर से एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इसको शो कर रहा है, वो है इसका नाम है दोस्तों स्ट्रिगमाटा। ये जो है स्ट्रिगमाटा, इसे कहा जाता है स्टिग्माटा। अब इनके नंबर पे केस पे इनका अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक है या दो है तो यूनिसिरेट या बाइसिरेट कहा जाता है। इनके नंबर पे एक या दो जब रहेंगे तो इनके नंबर पे इन्हें कहा जाता है यूनिसिरेट या फिर बाइसिरेट। अगर एक या दो हैं तो, एक है तो यूनिसिरेट, दो है तो बाइसिरेट। तो ये क्या है, स्टिग्माटा है। इसे यूनिसिरेट और बाइसिरेट इनके नंबर पे, एक जितने भी नंबर हैं उनकी बेसिस पे इसका नाम दिया गया यूनिसिरेट या बाइसिरेट। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा, इनका जो नेचर है वो कोनिडियोजेनस है। कोनिडियोजेनस नेचर की ये है दोस्तों। कोनिडियोजेनस का मतलब क्या होता है कि यही रिस्पॉन्सिबल है, यही स्टिग्माटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोनिडिया के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए इन्हें कहा गया कोनिडियोजेनस। कोनिडियोजेनस का मतलब जो कोनिडिया को मतलब जो कोनिडिया को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं कोनिडियोजेनस। और यहाँ पे कोनिडियोजेनस जो है या कोनिडिया के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्टिग्माटा। अब यहाँ पे दोस्तों स्टिग्माटा को जो स्टिग्माटा से जो कोनिडिया बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा वो स्टिग्माटा की टिप पे होगा। ऐसे स्टिग्माटा के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। और दोस्तों इसके स्ट्रक्चर से आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस मैनर में अरेंज्ड है, ये बेसिपिटल मैनर में अरेंज्ड है। इनका जो कोनिडिया का जो अरेंजमेंट है, ये कोनिडिया लगी हुई है स्टिग्माटा के ऊपर। ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर का वेसाइकिल है, वेसाइकिल के ऊपर ये स्टिग्माटा है, स्टिग्माटा के ऊपर क्या है, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कोनिडिया बने हुए हैं दोस्तों। और कोनिडिया का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल मैनर में है।
बेसिपिटल मैनर में, यानी कि जो यंगेस्ट कोनिडिया है वो एट द बेस है और जो मैच्योर कोनिडिया है वो एट द टॉप है। तो ये हो गया दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कोनिडिया का फॉर्मेशन। अब ये कोनिडिया जब मैच्योर हो जाएंगे, इससे ये सेपरेट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे एयर में। जब कभी भी सुटेबल मीडियम में गिर जाएंगे, फॉल करेंगे, लैंड करेंगे, तब फिर से एक नया एस्परजिलस बन जाएगा दोस्तों। और ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर सकता है और ये लगभग हर जगह पूरे एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों जब कभी भी कंडीशन फेवरेबल आएगी, फेवरेबल कंडीशन में तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही रहा है। तो कोनिडिया का जब फॉर्मेशन हो गया तो ये कोनिडिया जब मैच्योर होगी तो फिर से जर्मिनेट कर जाएगी और फिर से एक नए एस्परजिलस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में उसके बाद क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स होता है, या फिर स्पोर के फॉर्मेशन से होता है। और एस्कोमाइकोटीना है, इसलिए यहाँ पे इसके स्पोर को हम कहेंगे एस्कोस्पोर। दोस्तों इसके डिवीज़न के नाम पे ही इसका जो स्पोर का नाम है वो दिया जाता है, एस्कोस्पोर, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर कैसे बनेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या जरूरी है, सेक्स ऑर्गन का जरूरी बनना है। तो सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम को ही एस्परजिलस के केस में कहा जाता है पॉलिनोडियम, पॉलिनोडियम भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसे ओगोनियम कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं एस्कोगोनियम, क्योंकि ये एस्कोमाइस्टिस या एस्कोमाइकोटीना का मेंबर है, इसलिए इसे एस्कोगोनियम भी कह सकते हैं हम। किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये अब सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखते हैं आगे। जब ये सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाएंगे तो मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। ये जब दोनों मैच्योर हो गई तो सबसे पहले इसमें क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी। थोड़े बड़े स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब यही जो क्या है, ये बने थे फीमेल मेल और सेक्स ऑर्गन, इन्हीं से क्या होगा, इन गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों ये एक मेल है और एक फीमेल गैमेट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में, इनकी प्लॉइडी कैसी है, हैप्लॉइड कंडीशन, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो अनपेयर्ड है, यानी कि ये पेयर में नहीं है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो n में है। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसमें इन दोनों की प्लाज्मोगैमी होगी। क्या होगी, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी इसका क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म है वो पहले फ्यूज करेगा, इसका न्यूक्लियस अभी नहीं फ्यूज करेगा। क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जब ये दोनों फ्यूज किए तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो पूरा फ्यूज हो गया, लेकिन इनका जो दोनों का न्यूक्लियस है वो अभी फ्यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आ गई, डाइकैरियोटिक कंडीशन आ गई। और यहाँ की दोस्तों जो प्लॉइडी है ना वो अभी हैप्लॉइड ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस आ गए तो यहाँ की जो कंडीशन है वो डिप्लॉइड हो गई।
यहाँ पे डाइकैरियोटिक कंडीशन आई है लेकिन डिप्लॉयड कंडीशन अभी नहीं आई है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब इनमें क्या होगा, कैरियोगैमी होगी। क्या होगी, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है, ये कैरियन का मतलब होता है दोस्तों न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन कहीं भी आ जाए बायोलॉजी में या कैरियोगैमी तो समझ जाइए कि यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस है जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है, अब यहाँ पे मोनोकैरियोटिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब जो यहाँ पे यह हैप्लॉइड कंडीशन थी, अब यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये फ्यूज कर गए तो क्रोमोसोम क्या हुए, पेयर में आ गए। अभी यहाँ तक हर एक न्यूक्लियस जो था वो हैप्लॉइड था, तो वहाँ पे क्रोमोसोम कैसे थे, अनपेयर्ड थे। अब यहाँ पे जब क्या हुआ, न्यूक्लियस जब फ्यूज कर गए आपस में, जब उनकी सिनगैमी हो गई या कैरियोगैमी, सिनगैमी का मतलब ही होता है कंप्लीट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, या फिर कैरियोगैमी भी उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लॉयड कंडीशन आ गई, यानी कि 2n कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं रही, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन आ गई। यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन आ गई। तो अब क्या होगा, ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया दोस्तों, जाइगोट बन गया। क्योंकि जब दो गैमेट फ्यूज किए तो क्या बना, जाइगोट बन गया। और ये क्या है, इसका जाइगोटिक न्यूक्लियस है, ये इसका जाइगोटिक न्यूक्लियस है। अब फंजाई की जो लाइफ साइकिल होती है वो हम जानते हैं कि हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इसलिए क्या होगा कि अब यहाँ तो इसका क्या हुआ कि डिप्लॉयड कंडीशन आ गई, लेकिन अब आगे जो लाइफ साइकिल चलेगी वो हैप्लॉइड होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये क्या होगा, ये यहाँ पे डिप्लॉयड बन गया तो अब आगे भी लाइफ साइकिल इसकी क्या होगी, डिप्लॉयड ही हो जाएगी। तो इसे हैप्लॉइड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होगा, वो मैकेनिज्म है मियोसिस के थ्रू क्या होगा, इसमें डिवीज़न होगा जाइगोट में। जाइगोट में जब मियोसिस के थ्रू डिवीज़न होगा तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस होकर हाफ पे आ जाएगा। इस पे आ जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। जो 2n कंडीशन थी अब वो n पे आ जाएगी फिर से, जैसे यहाँ पे था। अभी यहाँ पे 2n कंडीशन हमने देखा, यहाँ पे पहले n था, जब दोनों फ्यूज किए तो 2n हुआ। लेकिन फिर से जब इसमें मियोसिस हो गई तो क्या हुआ, ये कंडीशन अब फिर से हैप्लॉइड हो गई। पहले मियोसिस होगी, सबसे पहले जाइगोट में अंडरगो जाइगोट अंडरगो मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्रीय विभाजन। तो यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाएगा, जो हिंदी वाले हैं यूपी बोर्ड वाले वो समझ लें, अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाएगा। तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो गया तो फिर से उसकी हैप्लॉइड साइकिल शुरू हो गई दोस्तों। तो क्या होगा, पहले मियोटिक डिवीजन हुआ यानी कि मियोसिस हुई। अब क्या होगा, तो मियोटिक डिवीजन के लास्ट में यानी कि मियोसिस के लास्ट में 4 सेल्स बन गई, 4 सेल बन गई। अब क्या होगा उसके बाद, अब ये जो 4 सेल बनी, ये दिस 4 सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, सिंगल माइटोटिक डिवीजन, यानी कि अब इसमें सिर्फ एक माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगी। अब इसमें माइटोसिस होगी तो क्या होगा, अब 4 सेल बनी है, 4 से हर एक से 2 सेल बनेगी, तो 4 × 2 तो 8 हो जाएगा। अब ये जो 8 सेल बनेंगी यही एज अ एस्कोस्पोर बिहेव करेंगी। कैसा, एज अ एस्कोस्पोर। अब ये जो एस्कोस्पोर्स होंगे वो एक कवरिंग में होंगे, जिन्हें हम कहेंगे क्या, एस्कस। क्योंकि एस्कोमाइकोटीना का मेंबर पढ़ रहे हैं तो हर जगह एस्कस से ही रिलेटेड एस्कोस्पोर, एस्कोगोनियम, ऐसा ये शब्द आना आवश्यक है, क्योंकि एस्कोमाइकोटीना का मेंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एस्कोस्पोर बन रहा है, एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, इसलिए यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो एस्कोस्पोर बन रहा है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो कुछ भी भूलने वाला नहीं है, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि समझ में ना आए। बस एक बार ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ ईजी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस एक बार समझते जाइए, आपको याद होता जाएगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस ध्यान से समझते जाइए। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर बन गए थे, 8 सेल बन गई और वही बिहेव करेंगे एज ए एस्कोस्पोर। तो हर एक
हर एक एस्कस के अंदर, अब वो जो एस्कस इसको स्पोर बनी है वो एक एस्कस के अंदर यानी कि एक कवरिंग के अंदर होंगी, जिसे कहा जाएगा इसको स्पोर एस्कस। ये 8 सेल जो बनी ये कहलाएंगी एस्कस, इसको स्पोर, और ये जो कवरिंग है ये कहलाएगा एस्कस। ध्यान रखिए, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो स्पोर्स हैं इन्हें हम कहेंगे एस्कोस्पोर, और इनकी जो कवरिंग है उसे कहेंगे हम एस्कस। ये जो कवरिंग है ये एस्कस है, और इसके अंदर जो 8 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं एस्कोस्पोर। अब इसके चारों ओर क्या होगा, मास ऑफ हाइफी, एक स्टेराइल मास ऑफ हाइफी इसको कवर कर देंगी, और इसे कहा जाएगा, ये जो होंगी वो इसको कार्प होंगी, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे क्लिस्टोथीसिया। ये क्लिस्टोथीसिया कहलाएगा। ये जो एस्कोकार्प से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर ये स्टेराइल हाइफी से बनाएंगी, या वेजिटेटिव हाइफी जो होंगी वो इस स्ट्रक्चर को बनाएंगी, इस कवरिंग को बनाएंगी, और इस क्लिस्टोथीसिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एस्कस पाए जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्कस बन जाएंगे, और हर एक एस्कस के अंदर क्या होगा, 8 एस्कोस्पोर पाए जाएंगे। हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर पाए जाएंगे। तो ये हो गया क्लिस्टोथीसिया, ये है एस्कस, और एस्कस के अंदर ये क्या है, 8 एस्कोस्पोर, 8 एस्कोस्पोर्स। तो दोस्तों अब ये क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुई थी ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन हुई थी। अभी ये अनफेवरेबल कंडीशन में, इसलिए इसके चारों ओर क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये स्टेराइल हाइफी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, फिर उसके बाद ये एस्कस की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये सब इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, अनफेवरेबल कंडीशन से। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब सारी कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी, टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, मॉइस्चर भी अच्छा रहेगा, तो क्या होगा कि अब ये वॉल जो होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी। और अभी क्या है, ये डॉर्मेंट कंडीशन में, यानी कि इनएक्टिव कंडीशन में है। ये जो एस्कोस्पोर है वो इनएक्टिव कंडीशन में है, डॉर्मेसी में है। जब ये कंडीशन फेवरेबल आएगी तो इसकी डॉर्मेसी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। और जब डॉर्मेसी ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, ये जर्मिनेट कर जाएंगे। डॉर्मेसी ब्रेक होगी, ये सारी वॉल ब्रेक हो गई, ये बाहर आ गए, ये डॉर्मेसी से बाहर आ गए, तो क्या होगा, ये एक्टिव कंडीशन में आ गए, और ये अब जर्मिनेट होने के लिए तैयार है। जब भी ये किसी सुटेबल मीडियम में, कहीं पे भी सुटेबल अगर मीडियम मिल गया इन्हें, ऑर्गेनिक मैटर डेड एंड डिकेइंग जनरली ग्रो करते हैं उस पर, तो कहीं भी अगर इन्हें सुटेबल मीडियम मिल गया तो यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, और एक नया एस्परजिलस, एक नया बॉडी बनाएंगे एस्परजिलस का। तो ये हो गया इसका दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को एक बार रिवर्स कर लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो गया, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसके कुछ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एक बार देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें कई सारी स्पीसीज हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को शो करती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एक एस्परजिलस की स्पीसीज है, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर, ये हम लोग 12th में पढ़े थे, क्लास 12th में। अगर आप लोग ध्यान दे पाए तो क्या कहते हैं, हम लोग क्लास 12th में पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। एस्परजिलस से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, याद करिए एक बार। एस्परजिलस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं विटामिन सी या साइट्रिक एसिड। इससे हम लोग एस्परजिलस नाइजर जो इसकी स्पीसीज है, इससे हम ऑब्टेन करते हैं विटामिन सी या फिर साइट्रिक एसिड। विटामिन सी से ऑब्टेन करते हैं, या साइट्रिक एसिड विटामिन सी को भी कहा जाता है। तो इससे हम साइट्रिक एसिड
ऑब्टेन करते हैं। अब दोस्तों ये जो एस्परजिलस है इसे वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहा जाता है, वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। वीड ऑफ लेबोरेटरी इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जो हम कल्चर बनाते हैं लेबोरेटरी में, लैब में, तो वहाँ पे अगर एस्परजिलस प्रेजेंट है तो हमारे कल्चर को क्या करेगा, कंटेमिनेट कर देगा, सड़ा देगा उसे, तो पूरा का पूरा कल्चर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़राब हो गया। तो इसीलिए वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहा जाता है क्योंकि हमारे कल्चर को क्या करता है, जो भी कल्चर हम क्रिएट कर रहे हैं लैब में, जो भी कोई मीडियम बना रहे हैं किसी प्लांट को या एनिमल को ग्रो करने के लिए, उस कल्चर को ये क्या करेगा, एस्परजिलस कंटेमिनेट कर देता है। तो इसलिए इसे वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहा जाता है। इससे कई सारे जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं हमारे, जैसे फूड है, घरों में फूड होता है, उससे भी ये कंटेमिनेट कर देता है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो अगर लेदर इंडस्ट्री है या फाइबर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे लेदर और फाइबर को कंटेमिनेट कर देता है, वहाँ पे उसे डिके कर देता है, तो वहाँ पे भारी नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। और कुछ ये डिसीज़ भी कॉज करता है, जैसे अगर हमारे लंग्स में पहुँच गया तो ये टीबी लाइक सिम्टम क्रिएट करेगा, टीबी के जैसे कुछ लक्षण क्या होगा कि ये दिखाएगा, तो वहाँ पे ये एक डिसीज़ के रूप में उभरेगा। उसके बाद कुछ कान में भी, ईयर में भी कुछ डिसीज़ कॉज करता है, तो कान की जो डिसीज़ कॉज करता है उसे कहते हैं ऊटोमाइकोसिस। ऊटोमाइकोसिस उस डिसीज़ का नाम है। ऊटोमाइकोसिस ये ईयर की डिसीज़ है जो एस्परजिलस की वजह से होती है। अब इसे कुछ अल्कोहल बनाने में, कुछ एंजाइम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग स्पीसीज़ जो है उसकी अलग अलग फील्ड में उसका वर्क है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा इसका लाइफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।